आज मैं आप सभी के सामने ले आई हूँ मूवी सोनिक द हेजॉग। ये मूवी आई है 2020 में। ये फुल्ली एनिमेशन से भरी मूवी आप सभी ने अपने बचपन में खेले गए गेम यानी कि सोनिक एंड सुपर सोनिक से इंस्पायर्ड है। 90s के किड के लिए ये सुपर एंड सुपर सोनिक गेम उस टाइम में बहुत ही शानदार गेम हुआ करता था और आज के 2020 किड के लिए ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जिम कैरी, जिनकी एक्टिंग इस मूवी में स्टोरी से ज्यादा भारी है। आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस ने अपने 90s के टाइम पे ये गेम खेला था। तो चलिए आपको बिना प्रतीक्षा कराए ले चलती हूँ मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड पे, जहाँ पे हमें एक हेजॉग दिखाया जाता है। हेजॉग से मतलब है एक जंगली चूहा। ये एक ऐसे आइलैंड पे मस्ती कर रहा था जहाँ पे और इसी तरीके के जानवर थे, यानी कि ये सब स्पेशल पावर वाले जानवर थे जिनके पास में बॉर्न एंड बॉट अप ये सुपरनैचुरल पावर थी। इस हेजॉग का नाम था सोनिक। इसकी गार्डियन एक आउल थी और ये आउल जानी जाती थी लैंगलॉक के नाम से। लैंगलॉक हमेशा सोनिक को मना किया करती थी कि तुम मस्ती तो करो लेकिन अपनी ये सुपरनैचुरल पावर किसी के सामने मत आने दो। तुम्हारी जैसी पावर लिए आज तक किसी ने भी अभी तक जन्म नहीं लिया है और शायद ये तुम्हारी पावर्स हर कोई छीनना चाहता है, तो तुम्हें किसी के भी सामने अपनी ये पावर्स शो नहीं करनी है। हो सकता है आने वाले टाइम में जहाँ हम रह रहे हैं ये यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं हो। लैंगलॉक सोनिक को जब ये बातें समझा ही रही थी तभी उस टाइम दूसरे क्रीचर आके लैंगलॉक पे अटैक कर देते हैं। लैंगलॉक वहाँ से सोनिक को उठाती है और उड़ जाती है, लेकिन उन दूसरे क्रीचर्स का एक एरो लैंगलॉक को लग जाता है। अब लैंगलॉक वहाँ से सोनिक को अकेले जाने के लिए कहती है। लैंगलॉक अपने पास में से एक बैग देती है सोनिक को जिसमें काफी सारी रिंग्स होती है। वो रिंग होती है दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता। इफ अगर वो यूनिवर्स सोनिक के लिए खतरे वाली हुई तो वो वहाँ से दूसरी रिंग फेंक के एक और नए यूनिवर्स में जा सकता है जहाँ पे वो आने वाले टाइम में सेफ रह सकता है। अब लैंगलॉक जो रिंग फेंकती है वो यूनिवर्स दिखाती है अर्थ को और अब सोनिक पहुँच जाता है अर्थ पे। कहानी के अगले सीन में हम मिलते हैं टॉम से। टॉम यहाँ पे एक ऐसा पुलिस वाला है जो कि ग्रीन हिल्स नामक शहर में सुनसान सड़कों पे गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा था, जहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं लेकिन एक चिड़िया तक नहीं उड़ रही थी। वहीं पे सोनिक को एक मजाक सूझता है और वो टॉम की गाड़ी के आसपास में हरकत करने लगता है। टॉम अपने स्पीडोमीटर के अंदर वो स्पीड देखता है और वो स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उस टाइम टॉम को वहाँ पे एक ब्लू कलर का बाल भी मिलता है, उसे वो अपने पास रख लेता है। सोनिक को उसी रोड पे दिखता है एक टॉर्टोइस जितना अपनी पूरी लाइफ में नहीं चला था उतना सोनिक उसे कुछ ही सेकंडों में उस पूरे जंगल का चक्कर घुमा के ले आता है और उसे छोड़ देता है। वहाँ हम देखते हैं सोनिक ने अपना एक घर बनाया था जमीन के नीचे, जहाँ पे उसने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए हर एक चीजें रख रखी थी, यानी कि उसने खुद के लिए जिम रख रखा था, म्यूजिक सिस्टम रख रखा था, कॉमिक बुक्स रख रखी थी, खेलने के लिए टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब के साथ में एक चीज और थी, वो यहाँ पे अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे मालूम था कि इफ अगर अर्थ उसके लिए कभी अनसेफ हुई तो उसे जो नया यूनिवर्स में जाना होगा वो एक मशरूम से भरा यूनिवर्स था जहाँ और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मशरूम होंगे। ये सोच के सोनिक उदास हो जाता है और वो निकल पड़ता है वापस ग्रीन हिल्स के शहर में। सोनिक के रोज का रूटीन था वहाँ पे टॉम को देखना और बाकी शहर की चीजों को देखना। वहाँ वो देखता है कि टॉम एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो एनिमल्स को आने जाने की जगह देता था, लोगों के काम किया करता था। टॉम वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहता था जिसका नाम था मैडी और वो थी एक वेटरनरी डॉक्टर। सोनिक खुद को टॉम की फैमिली का हिस्सा माना करता था। भले ही सोनिक कभी टॉम की फैमिली से नहीं मिला था लेकिन फिर भी वो उनकी हर एक्टिविटी में शामिल था। एक दिन मैडी टॉम के घर आने पे टॉम को बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में और वो इसका सेलिब्रेशन एक केक के साथ करती है। टॉम और मैडी को ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन तो नहीं था लेकिन सैन फ्रांसिस्को में अभी टॉम की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में जॉब लगी थी, इसी कारण अब वो ग्रीन हिल्स छोड़ने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं कि मैदान में बहुत से बच्चे खेल रहे थे और सोनिक उसी का हिस्सा बनना चाहता था लेकिन वो कभी भी पब्लिकली नहीं हो पाता है। तब वो वेट करता है शाम होने का। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तब सोनिक खुद ही को ही एक अकेला खिलाड़ी बना लेता है। वो खुद ही बॉल थ्रो करता है, बैटिंग करता है, कैच करता है और वो एम्पायर भी खुद ही बन जाता है। अब जब वो ये सारी चीजें खुद ही कर रहा था अपने सुपरसोनिक स्पीड के साथ में, तो वो ये भी चाहता था कि उसके लिए सभी जने क्लैपिंग करे, सभी जने खुश हो और उसके साथ में भी कोई हाई फाई करे।
लेकिन वहाँ पे वो किसी को भी नहीं देखता है। सोनिक की उदासी उसके गुस्से में तब्दील हो जाती है और वो उसी मैदान के बहुत ही तेजी से चक्कर लगाने लगता है। वो चक्कर इतनी तेजी से लगाने लगता है कि सोनिक की वो सुपर स्पीड बदल जाती है इलेक्ट्रिसिटी में और वहाँ पे हो जाता है एक धमाका जो कि ब्लू कलर की रोशनी के साथ में निकलता है और उस पूरे ग्रीन हिल्स शहर के साथ में उस पूरे स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी को उड़ा देता है। अब उस ब्लू रोशनी से हुए धमाके पे बात करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर सभी इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं। सभी सोचते हैं कि क्या ये किसी दूसरे शहर का अटैक है या फिर कोई अंतरिक्ष से आने वाला स्पेसशिप है। आखिर ये क्या हो सकता है? क्या ये कोई चेतावनी है नए युद्ध की? तब बोर्ड मेंबर कहते हैं कि हमें लेकिन इस चीज की कोई सुराग भी तो नहीं मिला है। तब प्रेसिडेंट उस गुत्थी को सुलझाने के लिए सुझाव देते हैं कि मेरे पास है एक ऐसा डॉक्टर जो कि बिना एविडेंस हुए भी इस गुत्थी को सुलझा सकता है। सारे बोर्ड मेंबर पता लगा लेते हैं कि ये उसी सन की डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ना तो कोई काम करने का लहजा है ना ही कोई तमीज। तब प्रेसिडेंट बताते हैं कि भले ही वो कैसा भी इंसान हो लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए सारे अननेचुरल इंसिडेंट को उसी डॉक्टर ने सॉल्व किया है। यहाँ सभी बात कर रहे थे डॉक्टर जिम कैरी की। अगले सीन में बहुत ही शानदार एंट्री लेते हैं जिम कैरी जो कि अपनी वैनिटी वैन से निकलते हैं और उनके पीछे होती है काली गाड़ियों की बहुत ही लंबी लाइन। यहाँ पे जिम कैरी रोल कर रहे हैं एक डॉक्टर का जो कि बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन कर रखे थे। पिछली रात हुए धमाके की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आर्मी लगाई गई थी। अब वहाँ डॉक्टर पहुँच के अपना रुतबा जमाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। वहाँ डॉक्टर कैप्टन की इंसल्ट करके उन्हें भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम साइड में खड़े हो जाओ और बस मेरा काम देखो। अब डॉक्टर अपनी वैनिटी वैन में से निकालता है खूब सारे ड्रोन जो कि बहुत हाई डेफिनेशन से बने रोबोटिक ड्रोन थे। अब ये सारे ड्रोन चले जाते हैं फॉरेस्ट में उस पूरे फॉरेस्ट को स्कैन करने के लिए। जहाँ वो ड्रोन स्कैन कर रहे थे फॉरेस्ट का हर एक पत्ता पत्ता वहीं वो स्कैन कर लेते हैं सोनिक का पैर। ये सारी चीजें डॉक्टर देख रहे होते हैं अपनी वैनिटी वैन में बैठे कंप्यूटर में। वहाँ वो अपने एक असिस्टेंट जिसका नाम था एजेंट स्टोन को बताते हैं कि ये पैर किसी इंसान या किसी जानवर का नहीं है। मैंने अपने रिकॉर्ड में इस पृथ्वी पे जितने भी जानवर थे उससे ये पैर मैच किया है। ना तो इसका वजन मैच हो रहा है ना ही इसका आकार मैच हो रहा है। कोई भी चीज इससे मैच नहीं हो रही है और अब तो मुझे जानना ही है कि आखिर ये क्या चीज है। सोनिक को पता चल चुका था कि उसकी हुई पिछली रात की गलती से सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आने वाले हैं। अब वो जल्दबाजी में अपने घर से हर वो सामान उठाने के लिए सोचता है जो वो अपने साथ अगले यूनिवर्स में ले जा सके, लेकिन वो बहुत मायूस हो जाता है और सोचता है कि मैं इतने सामान यहाँ से नहीं ले जा सकता। वो अपना रिंग फेंकने ही वाला था दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए कि वहाँ आर्मी आ जाती है और वो सोचता है कि अभी ये सेफ जगह नहीं है यहाँ से निकलने के लिए और वो पहुँच जाता है टॉम के बेसमेंट में। टॉम के बेसमेंट में पहुँचने पे टॉम को अपने घर में होने वाली इस हलचल के बारे में पता चलता है, इसलिए वो बेहोश करने वाली गन को अपने साथ ले आता है और वो सोनिक को देखते ही बहुत तेजी से चिल्ला पड़ता है। इस घबराहट में टॉम वो बेहोशी वाली गन चला देता है सोनिक पे। वो लग जाती है सोनिक के पैर में। सोनिक ने आखिरी टाइम देखा होता है टॉम की टी शर्ट पे लिखा सैन फ्रांसिस्को का बिल्डिंग। वो रिंग जमीन पे गिरती है और सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग बन जाती है। सोनिक की रिंग से भरा बैग उस सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है और वो रिंग क्लोज हो जाती है। टॉम अभी इस समय समझ नहीं पाता है कि आखिर इस ब्लू कलर के चूहे का मैं करूं क्या। उसी टाइम सोनिक को होश आता है और वो टॉम को कहता है कि आज मैं इस अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ही हूँ। अगर तुमने मुझ पे अटैक नहीं किया होता तो मैं अभी यहाँ से चला गया होता। और सोनिक उसे ये भी कहता है कि मुझे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे लगे हैं, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। उसी टाइम टॉम देखता है कि उसके घर के बाहर एक वैनिटी वैन आ खड़ी होती है। तब टॉम सोनिक की मदद करता है और उसे छुपा देता है अपने रूफटॉप पे। डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस फुटप्रिंट का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं टॉम के घर और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि क्या तुमने ऐसा कोई जानवर छुपा रखा है। तब टॉम डॉक्टर को कहता है कि ना तो तुम्हारे पास किसी तरह का वारंट है और ना ही तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस सकते हो। तब डॉक्टर उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे घर में ही कोई जानवर मिला तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। डॉक्टर अभी टॉम को अपनी बातों में उलझा देता है और उसी टाइम वो अपनी वैनिटी से निकाल देता है सारे के सारे ड्रोन बाहर टॉम के पूरे घर को स्कैन करने के लिए। अब वो सारे ड्रोन टॉम के घर को स्कैन करने लगते हैं और एक ड्रोन पहुंच जाता है रूफटॉप पे। वो ड्रोन स्कैन करते करते सोनिक तक पहुंचने वाले थे और इसी समय डॉक्टर भी बातों बातों में घुस जाते हैं टॉम के घर के अंदर। डॉक्टर को मिल जाता है वो ब्लू कलर का बाल जो कि एक बार टॉम को रास्ते में मिला था।
और अब डॉक्टर पूछते हैं कि ये क्या है तुम्हारे घर में, और अब तो मुझे पता चल ही गया कि तुमने ही उस जानवर को अपने घर में छुपाया है। उधर रूफटॉप पे वो ड्रोन अटैक करने वाले थे सोनिक पे कि तभी सोनिक एक बॉल बन के स्टेयर से नीचे आ गिर पड़ता है और छुप जाता है एक टेबल के नीचे। तब डॉक्टर उसे कहता है कि 5 तक की गिनती में अगर वो बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें इस ड्रोन से उड़ा दूंगा। ये सब सुन के सोनिक बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही वो ड्रोन अटैक करने लग जाता है टॉम पे और सोनिक पे। सोनिक और टॉम छुप जाते हैं टेबल के नीचे और सोनिक चुपके से पीछे जाके उसी ड्रोन पे बैठ जाता है, उस ड्रोन को खराब कर देता है। वहीं टॉम जोरदार मुक्का मार देता है डॉक्टर के मुंह पे और वो दोनों निकल भागते हैं उस घर से। उनके निकलने के बाद में वहाँ उस घर पे पहुँचता है एजेंट स्टोन और वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तब डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में एजेंट स्टोन को कहते हैं कि तुमने कर दी बेवकूफी, वो लोग तुम्हारे आंखों के सामने भाग रहे थे और तुमने उन्हें भागने भी दिया। अब कुछ दूर आगे निकलने के बाद टॉम अपनी गाड़ी रोकता है और सोनिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे कारण आज मेरे पीछे यूएस की टेक्नोलॉजी वाली आर्मी पड़ी है, मेरे लिए वारंट जारी हो चुका है और आगे न जाने मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब सोनिक कहता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है, वहीं पे ही मेरा बैग गिरा हुआ है। टॉम उसे रास्ता दिखाता है कि यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है और तुम पहुँच जाओगे सैन फ्रांसिस्को। ये बात सुन के सोनिक निकलता तो है लेकिन अगले सेकंड में वापस आता है अपने सर पे मछली लेके और वो कहता है कि मैं आधे रास्ते गया था लेकिन बीच में ओशन था और मुझे पानी में नहीं जाना था और वहाँ तक इतना दूर मैं अकेले भी नहीं जा सकता। तुम एक अच्छे इंसान हो, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? आज तुमने मुझ पे अटैक किया था इसीलिए मैं इस यूनिवर्स पे हूँ। तब टॉम को भी लगता है कि शायद उसे सोनिक की मदद करनी चाहिए और अब वो सोनिक को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को ले चलूंगा। अब रात के वक्त टॉम एक जगह गाड़ी लगाता है और फोन बूथ से कोशिश करता है अपने दोस्त वेड से बात करने की। वो कॉल लगाता है पुलिस स्टेशन में और उससे पहले वो सोनिक को कहता है कि तुम कार में ही बैठे रहना, कहीं जाना मत। वो जब वेड से बात करता है तो वो कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया। तब उसका दोस्त वेड बोलता है कि ऑलरेडी सबको पता चल चुका है, यानी कि डॉक्टर अब वेड के सामने ही खड़ा था और अब डॉक्टर वेड के हाथ से फोन ले लेता है और टॉम से बात करने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पकड़ ही लूंगा। टॉम वापस आके अपनी गाड़ी में देखता है तो वो सोनिक को नहीं पाता है। वो देखता है कि सोनिक निकल चुका था क्लब में एंजॉय करने के लिए। सोनिक आज से पहले कभी भी लोगों के बीच में नहीं गया था, इसलिए उसे क्लब का एनवायरनमेंट बहुत ही कूल लग रहा था। वो टॉम को कहता है कि आज मेरी ये आखिरी रात है इस यूनिवर्स पे, कल मुझे वो बैग मिलने के बाद मैं अगली यूनिवर्स में चला जाऊंगा, क्या तुम मुझे आज एक रात के लिए यहाँ नहीं रुकने दे सकते? तब टॉम उसे कहता है कि हमारा यहाँ रुकना बहुत ही ज्यादा भयानक होगा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो ठीक है, हम यहाँ 1 घंटे के लिए रुक जाते हैं और साथ ही तुम अपनी बकेट लिस्ट बना लो। बकेट लिस्ट यानी कि जो भी तुम करना चाहते हो। अब वहाँ पे सोनिक और टॉम बहुत एंजॉय करते हैं, वो गेम्स खेलते हैं जैसे डार्ट, बास्केटबॉल, वो दोनों खूब डांस करते हैं। साथ ही साथ सोनिक बुल राइड भी करता है और इसी के साथ में सोनिक ने पंगा भी ले लिया था उन क्लब में रहने वाले खड़ूस लोगों से और वहाँ शुरू हो जाती है आपस में लड़ाई झगड़ा। उस क्लब का एक खड़ूस इंसान सोनिक को मारने ही वाला था कि सोनिक वहाँ पे अपने सुपर स्पीड का यूज करता है और मानो जैसे सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक जाता है। सोनिक उस पूरे क्लब में घूमता है, जहाँ जो जिसको मार रहा था उसके हाथों से वो चीजें ले लेता है, दूसरी चीजें हाथों में रख देता है, सबको बांध देता है और जैसे ही वो सेकंड खत्म होता है सभी एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। अब टॉम और सोनिक वहाँ पे इतनी मस्ती करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि क्लब के सारे मेंबर अब उन्हें मारने के लिए भागते हैं। रात काफी होने के कारण टॉम एक होटल में रुकता है। वहाँ वो सोनिक को कहता है कि यहाँ तुम्हारे पास एक पूरी रात है, तुम चाहो तो यहाँ भी मस्ती कर सकते हो और सोनिक अपने फिर से मस्ती भरे अंदाज में सुपर स्पीड के साथ में उस कमरे के चक्कर लगाने लगता है और एक टाइम के बाद वो थक के सो जाता है। तब टॉम उसके बकेट लिस्ट देखता है, उसमें अभी भी एक विश बाकी थी, मेक अ रियल फ्रेंड, यानी कि अभी भी उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। अगली सुबह डॉक्टर उस क्लब में पहुंचता है और उन लोगों से पूछता है कि टॉम आखिर कहाँ गया है। तब उसे पता चलता है कि टॉम निकल चुका है सैन फ्रांसिस्को के लिए। अब डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगा लेता है कि टॉम अभी इस वक्त रास्ते में कहाँ होगा और वो उसके पीछे भेज देता है सुपर पावर वाला ट्रंक। अब वो ट्रंक अटैक कर देता है टॉम की गाड़ी पे। इधर सोनिक एक बॉल की तरह घूम के उस ट्रंक को उड़ा देता है। वो ट्रंक उड़ता है और सीधा जमीन पे जा गिरता है। टॉम और सोनिक को लगता है कि उन्होंने उस ट्रक को खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर को इतना सन की ऐसे ही नहीं कहा गया था। वो डॉक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट था और साथ ही साथ साइंटिस्ट तो था ही। तो उसी ट्रक में से निकल जाती है एक और कार और अब वो भी पीछे पड़ जाती है टॉम की गाड़ी के। सोनिक उस कार को भी ब्लास्ट कर देता है।
लेकिन एक के बाद एक उन गाड़ियों में से छोटे छोटे दूसरे वेपन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक वेपन को खत्म करने की कोशिश करता है टॉम और गाड़ी चलाने के लिए दे देता है सोनिक को। आखिर में एक छोटा सा बॉम्ब लग जाता है सोनिक के हाथ पे। टॉम गाड़ी साइड में लगाता है, उसे लगता है कि वो हाथ से इसे निकाल लेंगे, लेकिन होता यह है कि वो बॉम्ब आखिर फट जाता है। इसके कारण सोनिक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब टॉम के पास आखिरी ऑप्शन था सैन फ्रांसिस्को में अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के घर जाने का। मैडी सैन फ्रांसिस्को में अपनी बहन के साथ रहती थी। टॉम जब मैडी के घर पहुंचता है तो उसकी बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी टॉम से, क्योंकि पूरी पुलिस टॉम को ढूंढ रही थी। अब वहाँ पे मैडी का डॉग टॉम पे भौंकने लगता है और वो टॉम के हाथ में रखी चादर उठा देता है। तब मैडी और उसके सिस्टर जब सोनिक को देखते हैं तो मैडी की बहन ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या ले आए हो हमारे घर में। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास अब ऑप्शन होता है उस बाल को यूज करने का, यानी कि वो जो ब्लू कलर का बाल था जिसमें से काफी अच्छी रोशनी निकल रही थी, उसी बाल पे एक्सपेरिमेंट करने लगता है डॉक्टर। और अब उसे पता चलता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है, वो किसी भी चीज को चला सकती है। तब डॉक्टर को पता चलता है कि इफ अगर इस एक बाल के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी है तो इस पूरे के पूरे सोनिक में कितनी ज्यादा होगी, और जब मैं इसे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंसान बन जाऊंगा। अब वो उस वैनिटी वैन जहाँ पे हाई डेफिनेशन वाला कंप्यूटर लगे थे वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है और साथ ही वहाँ पे रखा प्लेन भी अब वो निकालने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ टॉम अब मैडी को कहता है कि क्या तुम इसे उठा सकती हो। मैडी कहती है मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, जानवरों को देखती हूँ, लेकिन ऐसा जानवर मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तब उनके पास एक कैप्सूल होता है जिससे बेहोश इंसानों को उठा सकते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं सोनिक पे। जैसे ही वो सोनिक के नाक के पास में वो कैप्सूल तोड़ती है मैडी, सोनिक उठ जाता है। अब मैडी टॉम को दूसरे कमरे में ले जाके बोलती है कि अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, तुम इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। तब टॉम कहता है कि ये अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, यहाँ पे किसी भी वक्त वो सन की डॉक्टर आ जाएगा और अगर वो इसे एक बार ले गया तो ये गलत हाथों में पड़ जाएगा। इसे बस उस बिल्डिंग पे जाना है और वो बैग लेना है, उसके बाद ही हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। वहाँ पे मैडी के घर में एक बच्ची थी जोजो, जो कि उसकी बहन की बेटी थी। उसने सोनिक के पैर देखे थे जिसमें पुराने जूते पहने हुए थे। जोजो अपने पास में रखे अच्छे वाले जूते ले आती है और वो सोनिक को गिफ्ट करती है। सोनिक उसे देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसे लाइफ में पहली बार गिफ्ट मिला है। अब वहाँ टॉम और मैडी निकल जाते हैं सोनिक को उस बिल्डिंग पे पहुँचाने के लिए। अब सोनिक को आज से पहले तो किसी ने देखा नहीं था, तो टॉम उसे एक बैग में लेके जाता है और सोनिक की वियर्ड आवाजों के कारण सभी का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेता है। और अब वो वक्त आ चुका था जब सोनिक को वापस अपने यूनिवर्स में जाना था। तब सोनिक टॉम को और मैडी को कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत खुश था, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो काफी इमोशनल था इस जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने पिछली रात टॉम के साथ बहुत एंजॉय किया था। अब टॉम भी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें अब अपने लिए कोई सेफ यूनिवर्स ढूंढना पड़ेगा। तब सोनिक वहाँ पे सबको बाय बोल के जाने वाला था। अपने बैग से उसने रिंग निकाली और जैसे ही वो उसे फेंक के यूनिवर्स ओपन करने वाला था, तभी वो रिंग टकरा जाती है डॉक्टर के उन ऊपर उड़ने वाले ड्रोन से। अब टॉम और मैडी देखते हैं कि उन्हें खूब सारे ड्रोनों ने घेर लिया है और उनके सामने आ खड़ा होता है प्लेन में बैठा डॉक्टर। वहाँ डॉक्टर काफी सरकाज़्म में बोलता है कि देखो आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इधर सोनिक पीछे तेज स्पीड में भागता है और टॉम और मैडी को उस बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे देता है। इसी के साथ डॉक्टर भी वहाँ फायर कर देता है, लेकिन सोनिक की सुपर स्पीड वाली पावर के कारण सारे के सारे मिसाइलों के ऊपर चढ़ के उनसे खेलने लगता है और उन्हें आपस में ही खत्म कर देता है। लेकिन वो ये भी दिखता है कि डॉक्टर का प्लेन उसका पीछा कर रहा था। सोनिक को इस टाइम समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी इतनी स्पीड कौन मैच कर पा रहा है। तब वो अपने सुपर पावर से उस बिल्डिंग के नीचे भागने लगता है। अब जब टॉम और मैडी गिरने वाले थे तब सोनिक अपनी एक रिंग निकालता है और उन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है ग्रीन हिल्स में ही। उसके बाद फाइट शुरू होती है सुपर सोनिक में और डॉक्टर एगमैन में। जितना तेजी से सोनिक भाग रहा था उसी स्पीड को डॉक्टर भी फॉलो कर रहा था। सोनिक समझ नहीं पाता है कि आज से पहले उसकी इतनी तेज स्पीड को किसी ने भी मैच नहीं किया था। सोनिक अब अपने बैग में से रिंग्स निकालता है और एक के बाद एक जगह चेंज करने लगता है। हम देखते हैं कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे भागने लगता है। उसके बाद वो रिंग फेंकता है और वो पहुंच जाते हैं मिस्र और पिरामिड्स के ऊपर भागने लगते हैं। पिरामिड्स के ऊपर वो डॉक्टर के प्लेन को चकमा देने की कोशिश भी करता है रेत के बवंडर में डाल के, लेकिन डॉक्टर वहां से भी निकल जाता है। अब सोनिक रिंग फेंकता है ग्रीन हिल्स के लिए, लेकिन तभी डॉक्टर के प्लेन से निकला एक मिसाइल लग जाता है सोनिक को और सोनिक सीधा घायल
होके गिर पड़ता है ग्रीन हिल्स में। उसी रिंग में से डॉक्टर भी अपने प्लेन को निकाल लेता है और वो भी पहुंच जाता है ग्रीन हिल्स में ही। अब वहाँ बाकी लोग भी होते हैं, टॉम, मैडी और ग्रीन हिल्स में रहने वाले बाकी लोग। सभी अब उस पागल डॉक्टर पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे कारण देखो ये क्या हुआ। तब डॉक्टर कहता है कि ये वैसे भी कोई यूजफुल नहीं था, ये सिर्फ एक जंगली एलियन ही तो था। तब टॉम उसे कहता है कि ये उससे बहुत ज्यादा है, इसमें तुमसे भी ज्यादा फीलिंग्स है और इन सबसे बढ़कर है कि ये मेरा सच्चा दोस्त था। ये बात सुनते ही सोनिक वापस जाग जाता है और सोनिक में अब मानो पहले से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। उसकी पूरी बॉडी में ब्लू कलर की इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगती है और उसे अब ये भी पता चल जाता है कि डॉक्टर का प्लेन इतना तेज स्पीड कैसे पकड़ रहा था। तब वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस बाल को वापस ले लेता है। इसी समय डॉक्टर अपने प्लेन में से सारे मिसाइल एक साथ ही सोनिक पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। सोनिक वहाँ फिर से डबल सुपर स्पीड से भागता है और एक के बाद एक वो उस प्लेन के ऊपर बहुत ही शानदार वाले वार करता है और वो मिसाइल्स भी डिफ्यूज कर देता है। इधर टॉम वहाँ पे एक रिंग खोलता है और वो रिंग खुलती है उस मशरूम वाले यूनिवर्स में। इधर वापस सोनिक एक गोल्ड राउंड में बदलता है और उस बॉल के अंदर सुपर पावर लाके उस प्लेन को धक्का दे देता है और वो डॉक्टर प्लेन के साथ ही उस दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। अब यहाँ पे सोनिक और टॉम कहते हैं कि हमने आखिर कर दिखाया। अब सभी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। टॉम भी अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता है, वो ग्रीन हिल्स वाले अपने घर में ही रहता है मैडी के साथ। और वहाँ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट टॉम का थैंक यू करने के लिए आते हैं कि टॉम ने कैसे पूरी दुनिया को नहीं बताया कि वो एक एलियन के साथ में था। प्रेसिडेंट उसे ये भी कहते हैं कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ, किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तब टॉम कहता है कि नहीं, मैं अब उससे नहीं मिलता और न ही मेरी अब उससे कोई बात होती है। दरवाजा बंद होने के बाद हम देखते हैं कि सोनिक उन्हीं के घर में उछल कूद कर रहा था। वहाँ टॉम सोनिक को एक गिफ्ट देता है, यानी कि टॉम अब अपने घर के ही रूफ टॉप में सोनिक का घर बना देता है और उसकी पुरानी हर चीज अपने रूफ टॉप पे लगा देता है। सोनिक ये देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत खुश भी, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी फैमिली मिल जाती है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी बेवकूफी के कारण पहुंच जाते हैं मशरूम वाले यूनिवर्स में, जहां दूर दूर तक मशरूम के सिवाय कुछ भी नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि डॉक्टर के पास अभी भी सोनिक का वो बाल था। कहानी के पोस्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरी फीमेल हेजॉग सोनिक का पीछा करते करते अर्थ पे पहुंच जाती है, यानी कि हमें शायद इसका दूसरा पार्ट इन फ्यूचर देखने को जरूर मिले। तो आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये फुल्ली एनिमेशन वाली मूवी, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि किस किस ने अपने टाइम पे ये सोनिक और सुपरसोनिक गेम खेला था। अगर आप सभी को ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाइएगा। मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी ऐसी ही और अच्छी फैंटेसी मूवीज, और अगर आप चाहें तो आप सभी मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।